हम सायादार पेड़ ज़माने के काम आए, हम सायादार पेड़ ज़माने के काम आए, सूखने लगे तो जलाने के काम आए। मुनव्वर राना जी का ये शेर जुड़ा है एक कहानी से। अभी सुनाऊंगा आपको वो कहानी और करूंगा आपसे बातें मैं, प्रबुद्ध सौरभ। एक युवा राजा था, खुद भी युद्ध कौशल में बहुत पारंगत था और अपने सेनापति और सैनिकों को भी बड़ा पारंगत लोगों को चुना था उसमें, और अपनी शक्ति पर, अपनी ताकत पर बहुत यकीन था, और ये यकीन घमंड के सीमा को पार कर चुका था। जिद्दी भी था, हर समय इस प्रयास में रहता कि लड़ो और आसपास के राज्यों को जीतो, हमला करो, कमजोर राजा को हराओ। इस क्रम में वो धीरे धीरे शक्ति को, शारीरिक ताकत को, भुजबल को, शस्त्र की शक्ति को इतना ज़्यादा महत्व देने लगा कि वो कई चीज़ें भूल गया। उसने एक अजीब सा आदेश पारित कर दिया, क्योंकि उसका घमंड अब सनक की स्थिति तक पहुंच चुका था। राजा ने यह आदेश दिया कि राज्य के जितने भी युवा हैं 15 साल से ऊपर के, उन सबको सेना में भर्ती किया जाए, उन सबको सेना की ट्रेनिंग लेनी होगी। चलिए, ये चल सकता है, अभी भी आज भी कई देशों में होता है। लेकिन उस देश के राजा ने जब ये कहा तो इसके साथ साथ एक और अजीब सा आदेश दिया। उसने ये भी आदेश दिया कि जो भी ऐसे लोग हैं राज्य में जो युद्ध लड़ने की, तलवार चलाने की, बंदूक चलाने की, घोड़े दौड़ाने की क्षमता नहीं रखते, उनको कत्ल कर दिया जाए। यानी जो भी बुजुर्ग हैं 60, 65, 70 साल से ऊपर के, उनमें अगर शक्ति बची है इस लायक कि वो तलवार से लड़ सकें, युद्ध कर सकें, तो उनको रखना है, नहीं तो उनको कत्ल कर दिया जाए। ऐसा सनकीपन्ने का आदेश उस राजा ने दे दिया। अब राजा ने तो आदेश दे दिया, पालन करना था प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी जो थे वो बुद्धिमान थे, वो समझते थे इन बातों को। उन्होंने राजा का आदेश नहीं माना। उन्होंने क्या किया कि चुपचाप ऐसे बुजुर्गों को वहाँ गाँव से उठाया जाता, जो भी लोग अक्षम थे, जो बेड रिडन थे या जो इतने कमज़ोर हो चुके थे कि तलवार नहीं उठा सकते थे, ऐसे लोगों को उनके घर से बरामद करके ले जाया जाता था। और प्रधानमंत्री ने बहुत ही चालाकी से, बिना किसी ज़्यादा लोगों को जानकारी दिए, अपने 10-12 बहुत ही नज़दीकी लोगों को ये बताकर एक दूर के गांव में उन सबको बसाना शुरू कर दिया। उन बुजुर्गों को उनकी सेवा में कुछ लोग रख दिए और उनको अच्छे खासे पैसे दे दिए जो सेवक थे उनके, ताकि ये बात बाहर ना आए। बात आई गई हो गई। राजा को लगता रहा कि हाँ, हमारे यहाँ जो भी अक्षम लोग हैं, जो युद्ध नहीं लड़ सकते, वो किसी काम के नहीं होते और उनको मारा जा रहा है। वो इस भ्रम में थे, प्रधानमंत्री उनको बचा रहा था, राज्य चलता रहा। एक दिन अचानक एक पड़ोसी राजा ने उस राज्य पर हमला कर दिया। चारों तरफ दुर्ग को घेर लिया गया। अब इस राजा के लिए परेशानी की युद्ध लड़ना है। हालांकि ये राजा तैयार रहता था युद्ध लड़ने के लिए। सामने वाले ने, जिस राजा ने हमला किया था, उसने इसके पास संदेश भेजा। तब राजा को पता चला कि सामने वाला जो योद्धा है, सामने से जो आया है मुझ पर हमला करने के लिए, उसके पास लगभग 1 लाख की सेना है। और ये जो हमारा राजा था, इस राजा के पास सेना बहुत छोटी थी। ये छोटी रियासत का राजा था, हालांकि घमंड में बहुत था, जोश में बहुत था। तो युद्ध के लिए आप निकल जाते हो तो जो शांतिप्रिय लोग होते हैं वो लोग ऐसे ही मरकट जाते हैं या आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो इस वजह से जीतता चला जा रहा था। सैन्य बल अगर देखें तो इसके पास बहुत छोटा सा था। अब इतने 20-25 हज़ार के सैन्य बल को लेकर और 1 लाख की सेना का मुकाबला करना बहुत मुश्किल काम था। ऊपर से वो जो बाहर की सेना आई थी, उसके पास जो लेटेस्ट हथियार थे वो सब कुछ थे। तोप था उनके पास, बंदूकें थी, जो कि इनके पास बहुत कम थे। तो योद्धा होने के बावजूद इस राजा को घबराहट सी होने लगी। तो इस राजा ने, जो अंदर वाला राजा था, छोटा राजा, उसने हमलावर को एक संदेश भिजवाया कि क्या कोई रास्ता निकल सकता है खून खराबे के अलावा। तो जिस राजा ने बाहर छावनी लगाई थी, जो हमलावर राजा था, उसने कहा कि हाँ, एक काम हो सकता है, या तो हमें युद्ध बल में परास्त करो या हमें बुद्धि बल में परास्त करो। हम आपको 3 प्रश्न देंगे। इन 3 प्रश्नों के उत्तर अगर आपने हमें सही दे दिए तो हम अभी के अभी अपनी छावनी उठाकर यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने इन 3 प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए तो नतीजा आप जानते हैं, हम आपके ऊपर हमला करेंगे और हमला करने के बाद आपकी क्या स्थिति होगी ये आपको भी पता है, क्योंकि हमारी सेना बहुत बड़ी है और आपने जिन लोगों पर जुल्म किए हैं, जिन छोटी सेनाओं पर, वो सारे हमारे साथ मिले हुए हैं। तो ये जो आपको 1 लाख का बल दिख रहा है, ये दरअसल हमारे पीछे 5 लाख लोगों का बल है, इसलिए आप हमसे युद्ध में नहीं जीत पाएंगे। बुद्धि बल से अगर हरा सकते हैं तो ये आपके लिए आखिरी मौका है। तो जो अपना युवा राजा था, वो उसने सोचा कि चलो ये भी करके देखते हैं खून खराबा करवाने से। और उसको पता था कि मैं हार जाऊंगा, मेरे पास छोटी सेना है। तो इसको लगा कि सिर्फ जोश में सीधा मैदान में चले जाने से अच्छा है कि इनके सवाल सुन लेते हैं। तो हमलावर राजा ने 3 सवाल पूछे। अब हमलावर राजा ने 3 प्रश्न भिजवाए
इस छोटे राजा को और कहा कि अब आप जवाब दीजिए इनका, अगर आप जवाब देते हैं तो हम आप पर हमला नहीं करेंगे, हम वापस ले जाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो हम आप पर हमला करेंगे। वो 3 सवाल थे। पहला सवाल, वो क्या है जो आंख नहीं है लेकिन पूरी की पूरी आंख है? दूसरा प्रश्न, वो क्या है जो मुंह नहीं है लेकिन पूरा का पूरा मुंह है? और तीसरा प्रश्न, वो क्या है जो पंख नहीं है लेकिन पूरा का पूरा पंख है? अब ये 3 सवाल सुनकर राजा चकरा गया। राजा ने दरबार बुलाया, इमरजेंसी की बैठक बुलाई, सबसे पूछा गया कि ये प्रश्न आया, इस प्रश्न का क्या हल होगा? अब बुरी किस्मत ऐसी कि दरबार में कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाया, सारे यंग लोग थे, तो बड़ी परेशानी हुई। अब क्या करें? तो कहीं खुसर फुसर हुई कि अगर बुजुर्ग होते तो वो ज़रूर जवाब दे पाते, क्योंकि ऐसे सवाल, ऐसे प्रश्न, इस तरह की बातें उस ज़माने में ज़रूर होती थी। बुजुर्ग जानते हैं, उनको उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, उनका अनुभव, तो ज़रूर कोई ना कोई अनुभव से आज जवाब दे पाता। खैर, अब ये परेशानी की बात रही और 24 घंटे का समय दिया गया। अब प्रधानमंत्री जी को तो पता था कि बुजुर्ग मारे नहीं गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महाराज मैं हल करता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ इस प्रश्नों के उत्तर लाने का। प्रधानमंत्री जी चुपचाप उस गांव में गए, वहाँ बुजुर्गों से बात की और बुजुर्गों के सामने ये प्रश्न रखा। तो बुजुर्गों में से बहुत लोग इसका उत्तर जानते थे। वहाँ पर बहुत लंबे समय से थे वो लोग, और जिन्होंने जीवन के 80 साल 90 साल देखे हुए थे, ऐसे भी लोग थे। तो उन्होंने तो ऐसी परंपराएं जी थी, पहेलियों की, मुकरियों, कहमुकरियों की, तो उनके पास जवाब था, तो वो जवाब उन्होंने दे दिए। वो जवाब लेकर प्रधानमंत्री जी वापस दरबार में आए। अगले दिन राजा को सुनाया कि इन तीनों के जवाब मिल गए हैं, और तीनों का जवाब छोटे राजा ने फिर हमलावर राजा को भिजवाया। हमलावर राजा को जवाब मिला और वो उन जवाबों से पूरी तरह संतुष्ट हो गया और उसने छावनी हटा ली। जवाब ये था कि पहली चीज़, जो पूरी की पूरी आँख है लेकिन आँख नहीं है, वो चीज़ है आसमान। वो सब कुछ देख सकती है लेकिन वो आँख नहीं है। दूसरा प्रश्न था कि वो क्या चीज़ है जो मुंह नहीं है लेकिन मुंह पूरे का पूरा मुंह है? वो चीज़ है आग। आग हर चीज़ को खा लेती है, जो भी उसके संपर्क में आता है उसको खा लेती है, लेकिन वो मुंह नहीं है। और तीसरा प्रश्न था, वो क्या चीज़ है जो पंख नहीं है लेकिन पूरे का पूरा पंख है? वो चीज़ है हवा। हर समय उड़ती रहती है, पंख का काम है उड़ना, और हवा हर समय उड़ती रहती है। वो पंख नहीं है लेकिन पूरे का पूरा पंख है। तो ये 3 जवाब उस राजा को मिल गया। वो राजा वहाँ से वापस चला गया, लेकिन वो जाते जाते इस राजा को एक सबक दे गया। इस राजा ने छोटे राजा ने जब प्रधानमंत्री से पूछा कि जवाब कहाँ से लाए, तो प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, आपका जो आदेश था वो एक गलत आदेश था, एक बुरा आदेश था। मैंने उसकी अवहेलना की। आप जो सज़ा मुझे देंगे इसके लिए मैं आपसे मैं आग्रह क्या करूं, आप जो सज़ा देंगे वो देंगे, आप महाराज हैं। लेकिन मैंने उन बुज़ुर्गों को, किसी को भी एक को भी मारा नहीं गया, एक की भी हत्या नहीं की गई, उन सबको मैंने एक गाँव में बसाया था। और आज उन्हीं बुज़ुर्गों ने हमारे राज्य को, हमें, आपको, हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारे तमाम तथाकथित जवान वीरों को, शूरवीरों को जो युद्ध लड़ने में दक्ष हैं, उन सबको बचाया है। तो ये सुनकर आप समझ ही गए होंगे अब कि वो राजा बहुत द्रवित हुआ। उसे लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। खुद उस गांव में गए, वहाँ जाके बुजुर्गों के हाथ जोड़े, पैर पकड़े, उन सबको वापस अपने अपने घर में स्थापित किया, और इस तरह के सनकीपने के आदेश देने उस राजा ने बंद कर दिया। और वो समझ गया कि युद्ध का अपना महत्व है, बुद्धि का अपना महत्व है, अनुभव का अपना महत्व है। इसलिए संसार किसी भी एक चीज़ से नहीं चल सकता। लोग कहते हैं कि लेफ्ट विंगर्स, राइट विंगर्स, आजकल आपने सुनते होंगे चर्चा में। तो जो चिड़िया है ना ज़िंदगी की, वो ना लेफ्ट विंग से उड़ सकती है ना राइट विंग से उड़ सकती है। दोनों विंग सलामत रहेंगे तभी उड़ेंगे। किसी भी चीज़ में हो, चाहे किसी भी तरह के फील्ड में हो, दोनों विंग का सही सलामत रहना बहुत ज़रूरी है। राजा को भी समझना है कि जीवन के जितने भी पहलू हैं उन सब का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि को राज्यकाज सही से चल सके। यही ज़िंदगी में भी है। ज़िंदगी में भी किसी एक चीज़ को बहुत महत्व देकर किसी चीज़ को बिल्कुल नकारना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए सब कुछ को साथ लेकर चलिए। अपने आप को एक ऐसा सेटअप बनाइए जिसमें आपके सारे अवयव, आपके सारे फंक्शन, आपके जितने ट्रेड्स हैं वो सब मिलकर आपको एक मनुष्य बनाए, और दिनों दिन बेहतर होने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।